हेलो टीचर्स। और आज की जो हमारा चैप्टर है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। और स्टेट्स ऑफ मैटर में हम जो जेई और नीट में 2005 से लेके 2019 तक के क्वेश्चन आए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। और क्यों सॉल्व करेंगे? क्योंकि जो पीजीटी और टीजीटी की आपकी वैकेंसी आ रही हैं उसमें आपका ये बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी। जीआईसी की तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ने यूपी जीआईसी की 2021 के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। और क्योंकि ये यूपीपीएससी आपका एग्ज़ाम करा रहा है तो ये आसान एग्ज़ाम होता नहीं है, इसलिए जेई नीट के आपको क्वेश्चन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे उसको हम बेसिक से लेके चलेंगे। सबसे पहले हम कुछ सिंपल से क्वेश्चंस आपको करेंगे, तब जाकर हम जेई वाले लेवल पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो 54 क्वेश्चन टोटल इस वीडियो में आपको मिलेंगे। इस वीडियो मतलब जितनी भी स्टेट्स ऑफ मैटर के क्वेश्चंस होंगे मैं 54 करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन ए गिवन मास ऑफ आइडियल गैस। सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, पीवी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और ये हमें कहाँ से पता है? ये हमें बोल्स लॉ से पता है कि जो वॉल्यूम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के। तो पीवी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि पीवी किसी भी प्रेशर पर, ठीक है ना, वो क्या रहना आपका? कांस्टेंट रहना। ये ग्राफ भी हो गया, ये अकॉर्डिंग टू बोल्स लॉ है। दूसरी बात करते हैं, एक गैस इज इनिशियली एट 1 atm प्रेशर टू कंप्रेस टू इट टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, प्रेशर इज टू बी अप्लाइड। देखो 1 atm का प्रेशर है, ठीक है ना, और हमने इसको क्या कर दिया है, इसके वॉल्यूम का 1/4 हमने क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया है। तो ये सिंपल सी बात है, हमें पता है P और V में क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कि P घटेगा तो V क्या होगा? बढ़ेगा। या V अगर मान लेते हैं हम घटेगा तो आपका प्रेशर क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना, और उसी अनुपात में बढ़ेगा। या अब आप देखिए कि 1/4 आपने इसका वॉल्यूम कम किया, यानी कि 1/4 इसका वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर जो होगा वो 4 टाइम बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 atm। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम का आपने 1/4 किया है तो यानी कि प्रेशर जो होगा वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर आप उसको 1/4 घटाओगे तो दूसरी चीज 4 टाइम जो होगी वो बढ़ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन कहाँ गया? वोलाटाइल होगा, उड़ गया होगा, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी डबल। यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन करवा रहा है। तो हम बच्चा जानता है कि ये कौन सा लॉ हो गया आपका? चार्ल्स लॉ हो गया। तो वॉल्यूम के बढ़ाने पे टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है, और उसी अनुपात में बढ़ता है। डबल है तो डबल होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो कह रहा है कि गैस का वॉल्यूम डबल हो जाएगा, डबल हो जाता है जितना वॉल्यूम उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर था। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब जो 273 केल्विन पे उसका वॉल्यूम अगर x था तो कितने पर 2x होगा? तो आपको टेम्परेचर भी क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा, यानी कि 546 केल्विन करना पड़ेगा। तो फोर्थ का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेशर को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, किस टेम्परेचर पर वॉल्यूम जो है वो गैस का डबल हो जाएगा जो उसका 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री मतलब 273 पर x है तो 546 पर क्या होगा? डबल होगा। दोनों उसी रेशियो में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक लिक्विड है, इक्विलिब्रियम में है विद इट्स वेपर। तो मतलब ऐसे मान लेते हैं कि एक हमारे पास ये लिक्विड है, ठीक है ना, और उसके ये वेपर है, ठीक है। ऑन द एवरेज द मोलिक्यूल इन द टू फेज विल हैव। अब यहाँ के जो मॉलिक्यूल हैं और यहाँ के जो मॉलिक्यूल हैं उनका क्या होना चाहिए? उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? सेम। देखो पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल फास्ट मूव कर रहे हैं, यहाँ पर स्लो कर रहे हैं। टोटल एनर्जी जो होगी वो उनकी क्या होगी? इक्वल नहीं होगी। इनकी टोटल एनर्जी इनके इक्वल नहीं होने की। इन वालों की टोटल एनर्जी इनके इक्वल कैसे हो सकती है? गैस फेज की टोटल एनर्जी लिक्विड फेज की एनर्जी के इक्वल कैसे हो सकती है? लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी। क्यों होगी? एवरेज वे में वो पूछ रहा है मॉलिक्यूल इन द टू फेज विल हैव, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ये इसमें कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी दे विल हैव इन द सेम इन बोथ फेज। 6 कह रहा है एक गैस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर बिकॉज देयर मॉलिक्यूल। देखो कोई भी गैस आइडियल तब मानी गई थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी ने 2 बातें बताई। एक बात तो याद रखेंगे, गैस के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता। गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। और वो ये कहते थे कि गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, मैं बी मान लेता हूँ, वो टोटल वॉल्यूम के कंपेयर नेग्लिजिबल है।
ये दो बातों की वजह से हमारी काइनेटिक थ्योरी एग्जिस्टेंस में आई, इसी कंसेप्ट में हमारी आइडियल गैस बन के आई। अब जो इन पॉइंट को नहीं मानेंगी वो आइडियल गैस नहीं है, तो इसलिए जो वो ये कह रहा है कि वो आइडियल गैस बिहेवियर से क्यों बचती हैं, आर नॉट अट्रैक्टेड बाय वन अनदर, गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो नहीं ये नहीं होगा, ये वाला, दे हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, क्योंकि वो तो ये कह रहा है कि कोई अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन एक्चुअली में अट्रैक्शन मिलता है, तो इसलिए गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर को नहीं मानती है। रियल गैस है, रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आइडियल गैस में कोई अट्रैक्शन नहीं होता। रियल गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है टोटल वॉल्यूम के कंपेयर नेग्लिजिबल नहीं होता है, लेकिन आइडियल वालों का नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। 7th क्वेश्चन जो कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ओजोन का और ऑक्सीजन का क्या है। देखो अभी 3 तरह की वेलोसिटी होती है, एक होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है ना, RMP लिख लेता हूं मैं, RMS, एक होती है एवरेज वेलोसिटी होती है, एक होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। तो इनके जो फॉर्मूले हैं अगर आप देखें, जैसे 2RT/m एवरेज वेलोसिटी होती है, √8RT/πm, और एक हो गई हमारे पास 3RT/m। तो आप इस बात में ध्यान देखें, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और मास पर, R तो गैस कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो आपको एक तो वो टेम्परेचर पर और एक मास पर। अब जब दोनों 27 डिग्री सेल्सियस पे रखी हैं तो टेम्परेचर तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा। अब वो सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करेगा, ओजोन और मास के, ओजोन और ऑक्सीजन के मास पे डिपेंड करेगा, और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उन्होंने रेशियो पूछा है ओजोन टू ऑक्सीजन, यानी कि ओजोन टू ऑक्सीजन जब रेशियो पूछा है तो क्योंकि वो मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो मोलिकुलर मास में यहाँ पर बदल देता हूं मैं, यहाँ O2/O3 कर देता हूं, बाकी सब तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ओजोन में 3 एटम है, तो 3 एटम है, इसका मतलब 16×48 उसका मास है, और ऑक्सीजन में 2 एटम है, इसका मतलब उनके पास क्या है 32। तो 48 बटे जो हो गया आपका क्या हो गया 32 आ गया, ठीक है ना, उल्टा हो गया 32/48 हो गया ना, O2/O3। तो 32/48 का मतलब क्या हो गया 16 दूनी 32 और 16×48 जो होगा √2/3 जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जा रही है, हीलियम एटम इज 2 टाइम हैवियर देन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, एट 289 केल्विन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल की होती है वो 3/2 kT होती है, ये एक मॉलिक्यूल की है। अगर आपको n मॉलिक्यूल की निकालनी होती है तो वो 3/2 RT होती है, याद रखेंगे। अगर R को आप अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तब आपका ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बनता है, ठीक है ना। तो ये एक मॉलिक्यूल की है, ये सभी मॉलिक्यूल की है, ठीक है ना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मास पे तो डिपेंड करती नहीं है। कहीं भी मास दिख रहा है क्या, तो चाहे वो हैवियर हो चाहे वो लाइटर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपका जो हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, जितनी हाइड्रोजन की है उतनी ही हीलियम की होगी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें तो आपको इसमें दिख ही रहा है साफ, Which of the following pair will diffuse at the same rate through the porous plug? अब जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता है, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो या तो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मान लो 2 गैस ले ली हमने तो वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट के, या फिर वो मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर 2 गैस का मॉलिक्यूलर मास सेम होगा तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होगा। तो 2 गैस जो कौन कौन है जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम है, एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड है और एक इथेन है। NO का कितना हो जाएगा, NO का मास, नाइट्रोजन का मास होता है 14, ऑक्सीजन का मास होता है 60, यानी कि इन दोनों का मास है 30। और C2H6 में भी आपको पता है 2 कार्बन का कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन का मतलब 30। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो ये क्या करेंगी सेम रेट से क्या होंगी, ये डिफ्यूज हो जाएंगी। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से हमें पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 10 ml ऑफ हाइड्रोजन diffuses out through a small hole from the vessel in 20 minutes.
टाइम नीडेड फॉर 40 ml ऑफ ऑक्सीजन टू डिफ्यूज आउट। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, तो जो रेट जो होता है R1, यहाँ पर दो गैस दे रखी है, एक तो हाइड्रोजन दे रखी है, चलो मैं दो गैस ले लेता हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। इट विल डिपेंड ऑन द मोलिकुलर मास, लेकिन इनवर्सली, तो इस बार जब मैंने हाइड्रोजन ऊपर लिया था तो इसका मोलिकुलर मास मुझे नीचे लेना पड़ेगा। अब रेट का मतलब क्या होता है, कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ कितने समय में, ठीक है ना, ये इसका मतलब है। डिवाइड बाय, ऐसे O2 के लिए लिखूंगा तो उल्टा करके लिख लेता हूं, कितना समय लगा कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन के डिफ्यूज होने में। ये किस पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 रख लेता हूं, O2 कितना होता है भैया 32 होता है, और हाइड्रोजन कितना होता है 2 होता है। अब वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन का वो दिया आपको 50 ml, ठीक है 50, और ये कितने समय में डिफ्यूज हुआ, ये 20 मिनट में डिफ्यूज हुआ। समय चाहे मिनट में हो सेकंड में हो, वहां फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे निकालना ऑक्सीजन के लिए कितना समय लगेगा, कितना वॉल्यूम 40 ml के लिए, ठीक है। अब ये कितना आ गया भाई 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, ठीक है ना, 4 आ गया। तो T कितना आ गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, TO2 जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, ये भी इधर भेज दो, ये भी इधर भेज दो, और 50 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 4 × 40 × 20/50, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भाई आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत है नहीं। 0 से 0 कट गया आपका, ठीक है। तो ये कितना बचा, 4 दूनी 8 चौक 32, 320। 320 को आपने क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, 320 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 64, और 64 इसमें आंसर कौन सा दे रखा है, 64 है बी आंसर, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा कैसे करना होता है, ठीक है। बस फॉर्मूले याद रखने इस चैप्टर के लिए, और कोई खास बात नहीं है। 11th क्वेश्चन कह रहा है कि वेपर डेंसिटी जो है वो 35.5 है। कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करा होगा इतने ग्राम ने, वो कितना होगा एनटीपी पर। देखो ये मैं आपको वैसे एक वीडियो भी बताई थी मैंने, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, वो ध्यान रखना। एसटीपी को ही हम क्या बोलते हैं, एनटीपी बोलते हैं। एनटीपी पर किसी गैस का, ये बात देखो ध्यान से सुनना, किसी गैस का जो मोलिकुलर मास होता है, जो मोलर मास के बराबर अमाउंट आती है, वो 22.4 लीटर का वॉल्यूम घेरती है एसटीपी पर। याद रखना मोलिकुलर मास मतलब, जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड लूंगा तो 44 इसका मास आता है, कार्बन का 12 हो गया और ऑक्सीजन का 32 हो गया, मतलब 44 ग्राम का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 होगा मोलिकुलर मास के बराबर। लेकिन यहाँ मुझे मोलिकुलर मास ना देके वेपर डेंसिटी दे रखी है, तो वेपर डेंसिटी जो होती है हमेशा याद रखेंगे, वेपर डेंसिटी वो मोलिकुलर मास की डबल है, वो मोलिकुलर मास की क्या है, डबल है, ठीक है ना। सॉरी, मोलिकुलर मास जो होता है वो वेपर डेंसिटी का डबल होता है, वेपर डेंसिटी का क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी आपको दी 35.5, मतलब ये कितना बन गया, 71 ग्राम बन गया। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई 71 ग्राम जो वो गैस है, 71 ग्राम उस गैस का कितना वॉल्यूम घेरेगा, 22.4 घेरेगा, ठीक है ना। कितना वॉल्यूम घेरेगा वो, 22.4 घेरेगा। तो अब जो आपको 3.55 दिया है, ये कितना घेरेगा, तो 22.4/71 और गुणा 3.55। तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा आपका, भाई ये कितना है, ये 20, तो ये आपका आ जाएगा 1.1, ठीक है 1.1। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। 12वां क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द वैल्यू ऑफ आर। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से कर लेना चाहिए। आर की वैल्यू जो वो पूछ रहा है, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा आर की वैल्यू है। तो कैलोरी में आपको याद रखना है, जो आर होता है 1.987, ये आपका कैलोरी में इतना होता है। अब देखो इन्होंने कैलोरी में दिया हुआ था, तो कैलोरी में याद रखें, कैलोरी पर मोल पर डिग्री में इतना होता है, ठीक है। अब इन्होंने दिया हुआ है एक लीटर, लीटर में भी दिया हुआ है, तो लीटर में जनरली ये वैल्यू नहीं होती। तो मैं देखो आपको कुछ वैल्यू बता देता हूँ, ठीक है ना। इसमें जूल में भी इन्होंने वैल्यू जो दी हुई है तो वो कुछ अलग दी हुई है। जूल में जो आपका वैल्यू होती है वो 8.314 होता है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना, पर मोल पर केल्विन, इस तरह से लिख सकते हो। ये ना केवल जूल में होती है, इसी को हम न्यूटन मीटर भी बोल देते हैं, न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। ये एक वैल्यू आप तो याद रखेंगे आर की, ठीक है ना। एक होती है, मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूं, देखिए दूसरी वैल्यू मैं लिख देता हूं 0.0821, जब भी कभी होगी ये एट एटीएम में दे रखी होगी, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, ठीक है। एक आपको दी हुई होगी बार में, तो बार में कोई खास फर्क नहीं आता, 0.083 आ जाता है, 0.083।
तो ये आ जाती है बार लीटर पर मोल पर केल्विन में आ जाती है। ये देखो ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी यूनिट, ठीक है ना। उसके बाद आती है एक आ सकती है आपकी एटीएम। अगर आप ml में लें, अगर ml में ले लेंगे तो सिंपल सी बात है, जब आप ml में ले लेंगे तो आप 1000 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा 82 बन जाएगा, ठीक है ना। 82.1 बन जाएगी पहली वाली वैल्यू, इन्हीं से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको जूल पर मोल पर केल्विन में एक ये वैल्यू आपको बता चुका हूं, तो एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, 4 वैल्यू तो हो गई। और एक अर्ग में आपके पास सामने रखी हुई है, ठीक है ना। एक हाँ, लेकिन एक अर्ग में एक और वैल्यू होती है, अर्ग पर मोल पर केल्विन, अर्ग पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। अर्ग में तो दी नहीं ना आपको, कैलोरी में दी हुई है, तो ERG अर्ग में जो वैल्यू दी हुई होती है आपको वो 8.314 दी हुई होती है। 8.314 इंटू 10⁻7 होती है अर्ग, ठीक है ना। 8.314 इंटू 10⁻7, क्योंकि 1 जूल जो होता है, 1 जूल जो होता है वो आपका 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। तो देखो ये जो वैल्यू थी इसमें मैंने क्या कर दिया, 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किस में बदल गया, मेरा अर्ग में बदल गया, ठीक है। बाकी 1.9 ये आपको वैल्यू दी हुई है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। आर की बहुत सारी वैल्यू होती है, वो डिपेंड करता है प्रेशर वॉल्यूम किस में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा है कि ए रियल गैस मोस्ट क्लोजली अप्रोचेस टू द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। देखो एक बात याद रखनी है, आइडियल गैस के लिए मैंने अभी क्या बताया था आपको कि आइडियल गैस दो ही कंडीशन पे होती है, कि मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन ना हो, मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन ना हो, बीच में कोई अट्रैक्शन ना हो, कोई अट्रैक्शन ना हो। अभी तो मैं बेसिक से क्वेश्चन करवा रहा हूं, अट्रैक्शन ना हो, ठीक है। और मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के कंपेयर नेग्लिजिबल हो। अब देखो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कब नहीं होगा, जब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। अब दूर दूर कब होंगे, जब उनका वॉल्यूम ज्यादा होगा, और हमें बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम। तो एक बात तो याद रखना, एट लो प्रेशर, ठीक है ना। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, वॉल्यूम ज्यादा होगा और उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। दूसरा, अगर आप टेम्परेचर भी बढ़ा दोगे तब भी मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे। आपको चार्ल्स लॉ पता है, वॉल्यूम टेम्परेचर के बढ़ाने वॉल्यूम बढ़ता है, तो भी मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे। तो हाई टेम्परेचर पर, तो आपने इसमें देखना हाई टेम्परेचर कहाँ है, इसमें भी दिख रहा है मुझे, इसमें भी दिख रहा है 500 केल्विन, लेकिन फिर प्रेशर कम कहाँ है, तो प्रेशर तो इसमें कम है 0.5 ATM, इसमें तो 15 ATM है। इसलिए ये वाला जो कंडीशन है इसमें मुझे गैस जो है वो आइडियल ज्यादा नजर आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वंडर वाल कांस्टेंट ए एंड बी इज नॉट करेक्ट। देखिए ए जो होता है वंडर वाल कांस्टेंट क्या है, P + A n² ठीक है ना। वंडर वाल इक्वेशन होती है ना, V - NB = RT, ये एक इक्वेशन है। तो इसमें ए जो है, ए और बी जो है ये आपके वंडरवाल कांस्टेंट कहलाते हैं। वंडरवाल कांस्टेंट ए जो होता है ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। क्या होता है ये, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के बीच में कितना अट्रैक्शन है याद रखेंगे। और बी जो होता है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होता है, कि भाई गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है, अच्छा इसके सी और डी भी मुझे लग रहा है आज ऑप्शन हमारे वोलाटाइल हैं, क्वेश्चन भी वोलाटाइल है, उड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो सी डी ऑप्शन नहीं दे रखे। चलिए वैसे तो 14 का आंसर बी ही है। कह रहा है कि एक गैस विद ए लोअर वैल्यू पजेस ए ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट लिक्विफाइड। अब आप एक बात बताइए, अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लो होगा, अब ये कह रहा है ना ए और बी के बारे में क्या बात गलत है, अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगा तो गैस के मॉलिक्यूल क्या आपस में जल्दी से अट्रैक्ट होकर लिक्विड में बदल जाएंगे। अरे भैया जब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तभी तो वो अट्रैक्ट होकर लिक्विड में बदलेंगे, तो लो का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। गैस विद ए लोअर वैल्यू नहीं, हायर वैल्यू, हायर वैल्यू वाली वो ग्रेटर टेंडेंसी रखती है लिक्विड में बदले जाने की। बाकी कांस्टेंट है ए बी, वो वंडरवाल के फोर्सेस हैं, वो हमें पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या कह रहा है कि 8.2 लीटर ऑफ आइडियल गैस वेइंग 9 ग्राम एट 300 केल्विन व्हाट एटीएम प्रेशर, मोलिकुलर मास ऑफ गैस इज। देखिए आपने पढ़ा है पीवी इज इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है, आरटी पढ़ा है, पीवी इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, आरटी पढ़ा है। अब आपको वॉल्यूम जो है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, ठीक है ना। वेट जो है वो मास भी दिया हुआ है, आपको मास भी दिया हुआ है, और ये टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ये आपको प्रेशर भी दिया है। तो मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा है, तो P इज इक्वल टू मास अपॉन, ठीक है ना, डेंसिटी, मास अपॉन क्या कर सकता हूं मैं इसकी जगह डेंसिटी
इज इक्वल टू आर इंटू टी हम यहां पर रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको वो नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ आपको, डेंसिटी नहीं दी हुई है, वॉल्यूम दे रखा है आइडियल गैस का, वेट दे रखा है। तो भाई इसको आप इस क्वेश्चन से ना करो और एक सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या होता है, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, बच्चों वाला फॉर्मूला है। एन का मतलब होता है मोल्स, मोल्स का मतलब होता है गिवन अमाउंट अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है ना, आर टी, तो पी इंटू वी। अब जो वेट जो है वो वेट आपको कितना दिया हुआ है, 9, और वो कौन सी गैस है, गैस के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, मोलिकुलर मास तो वो पूछा है, तो मोलिकुलर मास जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। पी आपको दे दिया, प्रेशर दे दिया, प्रेशर कहाँ है, ये रहा आपको कितना 1 atm का प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम आपको ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। आर आपको मैं पीछे वैल्यू बता ही चुका हूँ कि जब आपका प्रेशर एटीएम में हो और वॉल्यूम आपका लीटर में हो, तो जब प्रेशर आपका एटीएम में हो और वॉल्यूम किस में हो, लीटर में हो, तो 0.0821 देखो पीछे लिखवाया भी था, ये देखो कि जब एटीएम और लीटर में हो तो कितना होगा 0.0821। तो यहाँ पर आप क्या फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला, तो प्रेशर है आपका 1, वॉल्यूम है आपका 8.2 इज इक्वल टू W जो है वो आपका वेट जो है वो हमने 9 ग्राम ले रखा है, मोलिकुलर मास हमने निकालना है, R हो गया 0.0821 और T जो आपको दिया हुआ है कितना, T 300 केल्विन। तो जब आप इसको निकालेंगे तो आपका जो 15 है उसका आंसर आ जाएगा 27, कैलकुलेशन जब आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, देखो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी है, बीएससी में टॉपिक है ये 11th क्लास में टॉपिक में वैसे नहीं है, ठीक है। मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी क्या कहता है कि यहाँ पर वो मॉलिक्यूल हैं जिनकी अलग अलग तरह की वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी है और इस पर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको दिख रहा होगा विच ऑफ द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑब्टेन एट डिफरेंट टेम्परेचर शोन इन द फॉलोइंग फिगर कोरस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो इनमें से कौन सा आपको बताना है कि इसमें टेम्परेचर हाईएस्ट है। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वैसे आपने अगर ये पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या होता है, वेलोसिटी जो है, मोस्ट जो वेलोसिटी है वो सिंपल सी बात है बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। तो आप ये देखो इस और ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है ना। ये जो वेलोसिटी है इस पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है, इस पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है, इसको मान लो दिस इज C1, तो इस वेलोसिटी पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है, इसलिए इस वेलोसिटी को कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, वो वेलोसिटी जिसपे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल हो। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू तो बढ़ गई, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, घट गए। आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू और बढ़ जाएगी, लेकिन उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल घटते चले जाएंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ी लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल घटते चले आते हैं। ये ट्रेंड होता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी का। मतलब जो ये फोर्थ कर्व जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाईएस्ट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16th का डी हो जाएगा, ठीक है। 17 AI PMT में आया, अब आपके PMT के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो 17 क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एट व्हाट टेम्परेचर इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट 27 डिग्री। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो तो इसमें क्या कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी। अब देखो एवरेज वेलोसिटी को आपने किसके बराबर करना है, एवरेज वेलोसिटी को किसके बराबर करना है आपने, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को, आरएमएस वेलोसिटी को। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितना होता है, 3RT/m। एक तो जरा मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर, एवरेज वेलोसिटी या कहीं भी आप नोट कर लेना, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो आता है आपका √8RT/m, ठीक है ना। और एक आती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो होती है √3RT/m। और एक होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जिसपे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, वो होती है आपकी अपनी 2RT/m, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये कब होगा, यानी कि √8RT/m जो है वो √3RT/m के इक्वल किस टेम्परेचर पर होगा। तो ये हमने टेम्परेचर निकालने हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है।
तो लेकिन वो उसने एक बात और रखी है, एट व्हाट टेम्परेचर एवरेज वेलोसिटी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का मुझे क्या करना है, ये टेम्परेचर निकालना है, ठीक है ना। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उनकी 27 डिग्री पे है, तो ये मुझे टी की जगह लेना पड़ेगा, इसको चलो मैं T1 मान लेता हूँ। तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे, पाई से पाई तो है नहीं, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, पाई एज इट इज बना रहेगा, आर से आपका आर भी कैंसिल हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो अंडर रूट 8T2 जो रहेगा ये अंडर रूट 3T का बना रहेगा, ये 3 अंडर रूट तो रहेगा नहीं, चलो अंडर रूट अभी लिख लो, अंडर रूट 3T1 का इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि 8T2 जो है वो 3T1 के इक्वल आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर आप फटाफट से लिख दो, ऑक्सीजन के मास सेम है ना, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 3 इंटू T1 कितना दिया हुआ है, T1 दिया है 27 डिग्री, तो 27 में आप क्या करोगे 273 ऐड कर लोगे, ठीक है ना, अपॉन 8, ठीक है ना। और पाई भी तो था कहीं पर, पाई कहाँ गया हमारा, पाई ये इसी के नीचे तो था, तो पाई जो है वो आपका यहाँ पर पाई भी है भाई, ये पाई भी है, डिवाइड बाई पाई भी है, तो पाई ये ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। तो जब आप साथियों इसको सॉल्व करोगे तो 353.7 कितना आ जाएगा, ये आपका केल्विन में आएगा 353.57, जिसमें से आपको 273 वो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 80.7 जो आपका आएगा, तो उसके हिसाब से आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।